हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के जितना भी घटना है, ईस्वी वाला क्वेश्चन जितना भी है क्वेश्चन अंदर से लेकर आए हैं। और इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कर लिए हैं अगले वीडियो में इससे पहले वाला वीडियो में ऑब्जेक्टिव का जितना भी क्वेश्चन था वो सब कर लिए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी वीडियो लाना है क्योंकि अंदर से क्वेश्चन पूछता है। और यूरोप में राष्ट्रवाद हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है यूरोप में क्लास 10th का बिहार बोर्ड एग्जाम में जो होने में 2024 एग्जाम में आने वाला है, आपको 400 प्लस नंबर लाना है। तो आप जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए अंत तक। और देखिए हम पूरा लाए हैं और पूरा देखिएगा। आप देखिए कह रहा है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ। 1789 ईस्वी में क्या हुआ? फ्रांस क्रांति। अब 1799 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का प्रथम कंसल बना 1799 ईस्वी में। और 1707 ईस्वी में स्कॉटलैंड और आयरलैंड ब्रिटिश राष्ट्र में समाहित हुआ। स्कॉटलैंड और आयरलैंड ब्रिटिश राष्ट्र में कब समाहित हुआ पूछेगा ऑब्जेक्टिव, कब समाहित हुआ था? 1707 में। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की क्रांति हुई। पूछेगा इंग्लैंड की क्रांति कब हुई? 1608 ईस्वी में। 1600 और फ्रांस क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। अब चलते हैं 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। 1804 में पूछेगा 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? तो 1804 ईस्वी में। और नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? 1804 ईस्वी में। ये पूछता है एग्जाम में। 1806 ईस्वी में रोइन राज का संघ का निर्माण हुआ। पूछे रोइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ही किया था। और 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में। अब कहते हैं देखिए 1815 ईस्वी में। थोड़ा पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि घास देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट एकदम प्यारा सा स्क्रीनशॉट। चलिए अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो कह रहे हैं कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई। पूछेगा नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब? 1815 ईस्वी में। और वियना की संधि कब हुआ? 1815। वियना की संधि कब हुआ? 1815। मेटरनिक व्यवस्था का स्थापना कब हुआ? 1815 ईस्वी में। ये ऑब्जेक्टिव यही एक में आएगा। देखिए यहाँ पर 1819 ईस्वी में कासबाज घोषणा हुआ। 1819 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में तुर्की और रूस एड्रियानोपुल की संधि हुई। तुर्की और रूस में एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1829 ईस्वी में। अब 1830 ईस्वी में फ्रांस की जुलाई की क्रांति हुई। पूछेगा फ्रांस की जुलाई क्रांति कब? 1830। जुलाई क्रांति कब हुई? 1830। 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई। 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया। पूछेगा कुस्तुनतुनिया की संधि की 1832 ईस्वी में। और यूनान के स्वतंत्र राष्ट्र का उदय कब हुआ? 1832 ईस्वी में। और 1834 में पर्सा के द्वारा जालबेराइन शुल्क संघ की स्थापना। पर्सा द्वारा जालबेराइन शुल्क की स्थापना कब हुआ? 1834 में। ऑब्जेक्टिव पूछेगा 1848 ईस्वी में मेटरनिक का पतन हुआ। 1848 ईस्वी में मेटरनिक का पतन हुआ। फ्रांस की क्रांति कब और फ्रैंकफर्ट की संधि। पूछे फ्रांस की क्रांति कब? 1848 में। सॉरी, मेटरनिक का पतन कब हुआ? 1848 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति भी हुई और फ्रैंकफर्ट का बैठक भी हुआ 1854 ईस्वी में। कह रहा है कि 1854 ईस्वी में। देखिए 1854 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध। पूछेगा क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? ऑब्जेक्टिव में 1854 ईस्वी। क्रीमिया के युद्ध कब? 1854 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में काबुल द्वारा फ्रांस के साथ फ्लेवियर समझौता हुआ। पूछेगा काबुल द्वारा फ्रांस के साथ 1858 फ्रांस के साथ प्लेम्बियर्स समझौता हुआ। किसके? काबुल के द्वारा, क्योंकि नेपोलियन काबुल को भी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। आगे पढ़ेंगे हम, चैप्टर भी अंत तक बने रहिएगा। 1862 इसमें बिस्मार्क पर्सा और पंसा का चांसलर बन गया 1862 में। पूछेगा बिस्मार्क ने पर्सा के चांसलर कब बना? 1862 इसमें। 1864 इसमें पर्सा और डेनमार्क का युद्ध हुआ। 1864 में पर्सा और डेनमार्क का युद्ध। 1865 इसमें गोस्टिन की संधि हुई। पूछेगा गोस्टिन की संधि कब हुई? 1865 ईस्वी में। 1866 में ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया पर्सा और सिरेवा का युद्ध हुआ। सिरेवा को 1866 ईस्वी में। और प्रांग का युद्ध कब हुआ? 1866 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ। 1870 ईस्वी में। और सीडोन का युद्ध हुआ। और 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ। पूछेगा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी में। अब चलते हैं, देखो बुर्बो राजवंश क्या? फ्रांस का एक राजवंश है। और मार्सिले क्या? फ्रांस का एक राष्ट्रीय गीत है। मेग्यार क्या? हंगरी का भाषा है। और मारियन क्या? फ्रांस की एक राष्ट्रवाद का प्रतीक है। यूरोप का मरीज किसे कहा था? तुर्की को। ऑब्जेक्टिव पूछेगा यूरोप का मरीज किसे कहा था? तुर्की को। अब जब देखिए यह किसने कहा था कि जब फ्रांस को सर्दी लगती है तो सारा यूरोप छींकने लगता था? मेटरनिक। किसने कहा था? ये ऑब्जेक्टिव VVI है, एकदम VVI देख लीजिए, VVI कह रहा है कि जब फ्रांस को सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप छींकने लगता था। किसने कहा था? तो मेटरनिक ने कहा था। और देखिए गणतंत्र हमारी समर्पण व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। वो कह रहा है कि
यहाँ पर गणतंत्र हमारी समाजवाद है। समाजवाद व्यवस्था का सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन है। किसने कहा था? मेटरनिक ने। कहते हैं शासन करो और कोई परिवर्तन नहीं होने दो, किसने कहा था? मेटरनिक ने। अब देखिए, मैं अंग्रेजी राजा की बहुत ही शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा। किसने कहा? चार्ल्स दसम ने कहा था। किसने कहा था? चार्ल्स दसम। ऑब्जेक्टिव में एक भी नहीं छोड़िएगा, मार्क आइएगा ऑब्जेक्टिव। देखिए चलते हैं। ये भी कहा था कि राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है और उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रहित। किसने कहा था? अनसर्ट रेनर। क्या जगह? अनसर्ट रेनर ने। अब चलते हैं, बुक निकाल लीजिए, एकदम 400+ नंबर लाना है तो बुक से पढ़िए, बुक से एकदम ये भी अब पूरा एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप में कैसे हुआ राष्ट्रवाद, सब बताएंगे एकदम डिटेल में। चलते यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की जागृति का प्रतिफल है। कह रहा है कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की मॉडर्न, मतलब वर्ल्ड की जो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेगा ना, मॉडर्न वर्ल्ड, तो आपको कंपटीशन जो भी पढ़ रहे हैं उसके लिए भी वीडियो ठीक है। आपको जिसको जो नॉर्मल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसको भी वीडियो भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वो भी देख सकता है। क्योंकि यहाँ से आपको अभी मेहनत कीजिएगा तो आपको नॉर्मल कंपटीशन आएगा, जैसे कि रेलवे, SSC, GD, इस सब में आपका ये सब क्वेश्चन 10th से भी ज़्यादा रहता है। क्योंकि उसमें 10th का ही सर्टिफिकेट मिलता है। आर्मी जाइएगा तो आपका यही से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। 10th से 9th 10th से ज़्यादा क्वेश्चन रहता था। बढ़िया से पढ़िए, 10th का भी करेक्ट कर लीजिए एकदम। 10th का तो देखना ही है, 10th का 400+ नंबर लाना है और पूरा ध्यान से दीजिएगा। चलिए देखिए, तो यूरोप में राष्ट्रवाद कह रहा है कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की जागृति का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद जो है आधुनिक जागृति का प्रतिफल है। ये एक ऐसी भावना है जो विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भाग बनते हैं। कह रहा है कि जो यूरोप कह रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की जागृति का प्रतिफल है। और कह रहा है ये एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में लोगों की एकता का भाग है। मतलब जो एकता को बनाए रखता है अपने अंदर में, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना ही क्या कहलाता है? ये राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। अब जो राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था। पहले राष्ट्रवाद की भावना का जो बीजारोपण हुआ था, मतलब वहाँ से शुरुआत हुआ यूरोप काल से, यूरोप से ही हुआ, यूरोप के पुनर्जागरण काल से ही हुआ। परंतु 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति, पूछेगा 1789 में क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति उन्नत रूप में प्रकट हुए। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति कब उन्नत रूप में प्रकट हुई? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति उन्नत रूप में प्रकट हुई। अब कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में यह उन्नत और आक्रामक रूप में सामने आई। 19वीं शताब्दी में, मतलब 19वीं शताब्दी में कह रहा है कि इसके कारण भी यथेष्ट के परिणाम भी क्रांतिकारी रहे। यथेष्ट के अगले बार जो परिणाम हुआ था, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज क्रांति हुई है। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के कारण क्या हुआ? यूरोप में फ्रांस की क्रांति हुई और तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेपोलियन का भी आक्रमण क्या है? आक्रमण मतलब अग्रेशन, आक्रमण के अटैक बहुत ही योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने, आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरा बुक निकाल लीजिए, क्योंकि माँ बाप का नाम रोशन करना है, माँ ही आपको। चलिए, कह रहा है कि बाहर कर उनके अखबारों और सड़कों का सर्वसाधारण वस्तुएं बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नबियों का संदेह पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीति के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व अधिकत्व के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति विक्षोभ भी जगा। मतलब यूरोप में देशभक्ति का विक्षोभ जुड़ा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में हुई। पूछेगा नेपोलियन के पतन के बाद मतलब ऑस्ट्रिया की विजय शक्ति कहाँ पर जमी हुई थी? यूरोप की विजय शक्ति कहाँ पर बैठी? तो ऑस्ट्रिया में जाकर। कहाँ पर? 1815 ईस्वी में, जिसका उद्देश्य था यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना जिसे नेपोलियन युद्धों के विजयों में अस्त व्यस्त कर। नेपोलियन युद्धों में सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया, उसको फिर पुनः लाना चाहता था। कौन? मेटरनिक। उसके मतलब 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ, उसके तहत। तो कह रहा है कि था, परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनीतिक इस बात को देख सकने में असमर्थ की जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियाँ राजनीति के निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थी। सन 1815 ईस्वी में कि वियना की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। पूछेगा ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? मेटरनिक ने। और 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ। कब हुआ वियना सम्मेलन? 1815 ईस्वी में। अगर ऑब्जेक्टिव डेग पर ऑब्जेक्टिव मिलेगा, मतलब तुरंत पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव एकदम बढ़िया से पढ़ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कोई नहीं छूटे। पूछेगा राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद क्या? अपने देश के प्रति समर्पित एकता का भाव होता है, सब लिख दीजिएगा। 1815 ईस्वी में मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था और जो घोर प्रतिक्रियावादी था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर जो करा कि जब वियना सम्मेलन हुआ तो ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया ये सब चारों देश शामिल हुआ था।
जिसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप में शांति संतुलन स्थापित करना, जिसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप में पुनः शांति स्थापित करना। कौन काम? मेटरनिक सम्मेलन, मतलब मेटरनिक जो अभी तुरंत हुआ था, क्या हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने क्या किया कि वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। यहाँ पर लिख दिए हम 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन, 1815 ईस्वी में नेपोलियन यहाँ पर मेटरनिक व्यवस्था का और पता ना वियना सम्मेलन, यहाँ देखिए वियना, क्योंकि सब हम पहले से लिख दिए हैं, आपको पूरा दिक्कत नहीं हो, पूरा एकदम निचोड़ कर लाए हैं। देखिए कहता था नेपोलियन के युद्धों में समाप्त कर दिया था, जो शांति जो अपन लाना चाहता था, जो नेपोलियन युद्ध में समाप्त कर दिया था, उस शांति को पुनः लाना था। कहेगा गणतंत्र और प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थे। पूछेगा गणतंत्र और प्रजातंत्र किसकी देन है? तो फ्रांस की क्रांति, किसके? फ्रांस की क्रांति देन है। उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। मेटरनिक व्यवस्था का क्या था? उद्देश्य था। मेटरनिक व्यवस्था जो आया था 1815 ईस्वी में, मेटरनिक व्यवस्था यहाँ पर दिया, और यहाँ पर यहाँ मेटरनिक व्यवस्था, यहाँ पर मेटरनिक व्यवस्था का जो मूल था कि पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना करना, और तथा वियना सम्मेलन के मध्य के रूप में नेपोलियन युग का अंत हुआ। नेपोलियन युग का अंत हो गया। नेपोलियन युग का क्या हो गया? वियना सम्मेलन जैसे ही हुआ, नेपोलियन का पराजय हुआ और नेपोलियन का पतन हो गया। क्या हो गया? 1815 में नेपोलियन का क्या हुआ? पतन हो गया, और मेटरनिक युग के युग की शुरुआत हुई। 1815 में क्या, किसी युग की? मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि मेटरनिक युग की शुरुआत कब हुई? 1815, 1816, 1817, 18 चार को ऑप्शन दे देगा, मारिएगा क्या? 1815 इसमें। तो मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने उन्हें उसे कई राज्यों में विभाजित किया गया। मतलब क्या है कि इटली को कई राज्यों में विभक्त कर दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश नेपल्स के प्रदेश बुर्बो राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। कह रहा है कि जो कह रहे राज्यों को विभाजित किया, तो सिसिली और नेपल्स दो प्रदेश थे। बुर्बो राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। दो प्रदेश थे, सिसिली और नेपल्स, किसको दे दिया गया? फर्डिनेंड को। बुर्बो राजवंश के जो है यहाँ पर, जो बुर्बो राजवंश क्या, फ्रांस के एक राजक्रांति राजवंश है, उसको दे दिया गया। क्या दे दिया? सिसिली और नेपल्स को, दो प्रदेश था, उसको फर्डिनेंड को दे दिया गया। और रोम और उसके पास के राज्यों को पोप को सौंप दिया। रोम और उसके आसपास को किसको सौंप दिया? पोप को सौंप दिया। लम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुत्व कायम हुई। लम्बार्डी और वेनेशिया में क्या किसकी प्रभुत्व कम हुई? मोडेमा और टस्कनी के प्रांत हेबसबर्ग राजवंश को दे दिया गया, और जेनेवा और सर्डिनिया पीरमाउंट के राज्य में सम्मिलित किए गए। जेनेवा और सर्डिनिया पीरमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए, और जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा। मुझे जर्मनी में कितने रियासतों का काम रहा? 39 रियासतों का कम संघ कायम रहा। अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रेलिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया। उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जागे। मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों का विजय थी। लेकिन यह व्यवस्था स्थायी साबित हुई नहीं हुई, और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप की लगभग सभी देश प्रभावित हुए। फ्रांस में वियना सम्मेलन के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई, और लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। लुई 18वां वहाँ का राजा बना। उसने फ्रांस की बदलती हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुनर्पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया, और उसने प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया, और इसे उद्देश्य 2 जून 1814 ईस्वी में सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए, और 1848 ईस्वी में संवैधानिक घोषणा पत्र जारी हुआ। संवैधानिक घोषणा पत्र कब लागू किया है? तो 2 जून 1814। उसके बाद चार्ल्स दसम के शासनकाल में इसमें देखिए मच्छी भी तंग करा। बताइए, आपको पढ़ाने के चक्कर में हम तब पर भी वीडियो बनाना पड़ा। जल्दी देखिए, इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, परंतु इसका परिणाम 1830 ईस्वी क्रांति में रूप में सामने आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं, अगला एक्सप्लेनेशन चलते हैं। देखिए, तो ये सब हुआ यूरोप के राष्ट्रवाद में। क्या हुआ? ये सब यूरोप के राष्ट्रवाद में। अब देखिए, जुलाई क्रांति क्या समझते हैं? जुलाई क्रांति 1830 की जुलाई क्रांति। चार्ल्स दसम एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था, और इसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया, और उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई विरोध उत्पन्न किए। उनके द्वारा प्रतिक्रियावादी प्लेगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया, और प्लेगनेक ने पूर्व में हुई 18वें में द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना किया। किसने? चार्ल्स दसम ने। और कुछ बात कह रहा है कि
सॉरी प्लीगोनेक ने प्रधानमंत्री बना ना, तब क्या किया, शक्तिशाली परिजात वर्ग की स्थापना किया और विशेषतर विजित करने का प्रयास किया। इसके कदम की उदारवादियों को चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा और प्रतिनिधि के साधन एवं दूसरे उदारवादियों के ने प्लीगोनेक को इनके विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट हुआ। कह रहा है कि चार्ल्स दसम ने इस विरोध के प्रतिक्रियावादी 25 जुलाई 1830 ईस्वी को के 4 देशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया गया। इन अध्याय देशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ हुई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी का गृह युद्ध हुआ और सिविल वॉर चालू हो गया। मतलब फ्रांस में, कहाँ पर है, फ्रांस 1830 ईस्वी में। और इसके जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं कि चार्ल्स दसम फ्रांस की राजगद्दी पर त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया। मतलब चार्ल्स दसम जो था राजगद्दी पर त्याग कर परिणत, इसका युद्ध हुआ ना सिविल वॉर 1830 में, 1830 के जुलाई क्रांति, तो क्या गया, फ्रांस के चार्ल्स दसम में फ्रांस की राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड पलायन कर गया, भाग गया। क्या गया, पलायन मतलब भाग कर गया। अब इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो राजवंश के शासन का अंत हो गया। इस तरह फ्रांस में बुर्बो राजवंश का अंत हो गया। फ्रांस में जुलाई 1830 के क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो राजवंश के स्थापना ऑर्लियंस वंश को गद्दी सौंप दी गई। मतलब फ्रांस के 1830 के क्रांति के बाद ऑर्लियंस को क्या गद्दी सौंप दी गई और इस वंश के शासन लुई फिलिप के उदारवादियों पर तरकारों और पेरिस की जनता के समर्थन को सत्ता को प्राप्त की और एतएव की उनकी नीतियों में तथा संवैधानिक घोषणा की नियुक्ति कर दी है। 1830 की क्रांति का प्रभाव। अब 1830 की क्रांति का प्रभाव सुनिए 1830 क्रांति का प्रभाव। इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात को सूचक थी कि देश के कट्टर राजवंशियों का, अब थोड़ा इसको पार्ट 1 में ही रहने दे देते हैं। अब पार्ट 2 लाएंगे हिस्ट्री का, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप नहीं तो हमारे चैनल पर जाकर पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं। अब बनाएंगे, इस पहले पार्ट 1 देखिए और वीडियो कैसा लाइक से सब्सक्राइब। आप एकदम पूरा एक्सप्लेनेशन अभी खटा नहीं है, पार्ट 2 भी देखना है आपको। पार्ट 1 वीडियो था। चलिए, और वीडियो कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब। पूरा वीडियो स्क्रीनशॉट लेना तो मार लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, वीडियो कैसा लाइक से सब्सक्राइब।